ओके, तो हमारे पास सीन में आ चुका है। ठीक है, तो लाइट भी आ रही है। ओह, पीछे से वाइट लाइट लगी हुई है। शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले व्यू में देख के हम कैमरा लगाते हैं। जो भी कैमरा हमारे पास है, ट्राई टू लेट्स मैच की सेम कैमरा मैच करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कैमरे की, तो ये किसी साइकिल के पास ही जगह का शॉट है, जो कि यहाँ से होगा। करेक्ट। तो लेट्स से व्यू में रख के हमने एक कैमरा लगा दिया। यहाँ से कैमरा लगाना है आपको, व्यू में देख के लगाना है तो यहाँ पे जाना, क्रिएट कैमरा, साइन कैमरा, बस इसी व्यू पे कैमरा लग गया। बट क्योंकि अभी कैमरा ये कुछ लाइट ही डाली इसलिए सब ब्लैक दिखेगा, बट अभी मैं अनलाइट मोड में हूँ ताकि मुझे चीज़ें दिखती रहे। ठीक है, तो अभी कैमरे की जो सेटिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में ना कैमरा सेटिंग्स बहुत अलग अलग होता है। आप कभी फिल्मों में या गेम्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे देखोगे, मैं देखता हूँ कैमरा सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ना सेटिंग्स होती हैं, फिल्म बैक सेटिंग्स है, लेंस सेटिंग्स है, फोकल लेते हैं। तो फिल्म बैक क्या होता है? फिल्म बैक बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कुछ आप लोगों ने वो देखा होगा, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ होती है जिनका रेशो ना बहुत ही सिनेमेटिक होता है, बहुत लेंस के वाइज ज़्यादा लगती है, बहुत पतली लगती है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये सारे इंडस्ट्री में कुछ लोग होता है 35 सुपर अकेडमी पे यूज़ करते हैं फिल्म के लिए, कुछ IMAX 70 mm लेते हैं। बट हम जनरली जो लेके चलते हैं, कोई भी सिनेमेटिक जो लेता है वो 16:9 DSLR पे लेता है। तो जैसे ही मैं इसको 16:9 DSLR करूँगा ना, आप देखना सीन में ना मेरा हल्का सा कैमरा चेंज हो जाएगा कि देखो, और वाइडर हो गया DSLR लेते ही। तो ये जो कैमरे की जो ये ना चीज़ें बढ़ रही है, चीज़ में आने लगी, तो ये बिकॉज ऑफ सेंसर विड्थ और हाइट। जितना आप सेंसर विड्थ और हाइट बढ़ाते जाओगे उतना आपका कैमरा वाइडर होता जाएगा। बट हमें जो रखना है, जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो 16:9 DSLR चल रहा है। तो कभी भी आप कैमरा लगाते हो इसको 16:9 DSLR पे सेट रखो, दैट साइड। और लेंस सेटिंग्स में यहाँ पे वैसे तो लेंस यहाँ से भी रख सकते हो 12 mm 30 mm। अगर आपको नहीं पता है कि लेंस होता है क्या, तो बेसिकली जैसे आपके फ़ोन में होता है 1x 3x और 5x होता है ना, तो फोकस लेवल आपको अच्छा मिलता है, डीप फोकस अच्छा मिल जाता है, और कैमरा बहुत क्लोजअप में चला जाता है जिसमें आप अच्छे पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। तो उस टाइप से काम करता है लेंसेज। जितना वाइडर उतना वाइडर शॉट निकलेगा, जितना लेंस ज़्यादा लोगे उतना आपको डीप फोकस अच्छा मिलता है शॉट्स में। तो अगर मैं बात करूँ इस शॉट की, तो ये शॉट भी अपना ये मिड है बेसिकली, नॉट वाइडर। वाइडर बेसिकली हो गया जहाँ पे आपका 10 12 15 20 तक मान लो, वहाँ तक हम वाइडर शॉट्स लेते हैं फिल्मों के अंदर। और जो मिड शॉट्स होते हैं वो हम 35 पे रखते हैं। तो यहाँ पे अभी सेटिंग्स हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि नीचे अपने पास मिल जाता है फोकल लेंथ, ये सेम ही सेटिंग्स है। इसमें क्या हो गया, बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया ताकि 4 से लेके 1000 तक मैं लेंस को यहाँ पे चेंज कर सकूँ। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं सेट कर दूँगा ना 30, तो फिर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता मैं। ये देखो अभी मैं स्विच कर रहा हूँ ना, यहाँ 50 भी करूँगा तो भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट सेट रहने दो, इसको मैं चेंज करो, बट यहाँ से चेंज करो। अब यहाँ से क्या होगा ना, फोकल लेंथ को मैं 25 रखना चाहता हूँ या 30 या 50, मैं जो भी रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। इवन 100 रख लो, 500 रखो या फिर 1 रखो। करेक्ट। तो अगर आप इमेज को देखोगे तो आई वुड से कि मतलब ये 35 mm पे शॉट लिया हुआ है। ठीक है, तो 35 सेट करूँगा मैं यहाँ पे, और हल्का सा कैमरे का जैसा सीन में इतना कट रहा है ना, आप इसको सेम मैच करेंगे। और कैमरे का टिल्ट जब भी लेना हो ना, तो वाई एक्सिस में इसका टिल्ट होता है बेसिकली। कोशिश करो कि कैमरा आप सीन में ना छेड़ के यहाँ से छेड़ो, तो इसको 0 करूँगा मैं, और टिल्ट को भी मैं ले लेता हूँ 5 लेता हूँ या 4, ये बेटर है। ठीक है, ओके। तो हमें लगता है कि ठीक है कैमरा मैच हो गया। थोड़ा सा और टिल्ट में लेते हैं और थोड़ा लेफ्ट में। ठीक है, मोर और लेस यही अपने को कैमरा चाहिए। ठीक है, इस कैमरे को हम कर देते हैं लॉक। कभी कभी होता है आपके ना नील में ऑप्शन ही दिखेगा, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे एडिट आ रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो कभी भी ऐसा होना आपके साथ अनिल में ये प्रॉब्लम आएगी।
तो एक बार सेव ऑल कर लेना। क्लास 3 इन द लास्ट थिंग, इसका जो फोकस पॉइंट है ना, अभी फोकस बाय डिफॉल्ट ना ये 1 लाख समथिंग होता है। तो फोकस पॉइंट हमेशा जो भी रखना है वो रखो, पिकर से आप जस्ट पिक करो और जो भी आपको फोकस में रखना है वो अपना मिड में ले लो, तो भी फोकस अपना सेंटर में रहेगा और पीछे थोड़ा डेप्थ ऑफ फील्ड का फील मिलेगा। मतलब इसमें थोड़ा पीछे जाओ तो थोड़ा डेप्थ ऑफ फील्ड में चीज़ें रहती हैं हमेशा। ओके तो भी लेट कर लेते हैं इसको और इसमें लाइटिंग करते हैं। तो जैसे कि हम एक्सटेरियर से शुरू करें, तो अपने को सबसे पहले जो लाइट डालनी है वो डालनी है अपने को डायरेक्शन लाइट। डायरेक्शन लाइट हमने डाला, सीन में थोड़ी लाइट मिलनी शुरू हो जाएगी, हम रोटेट करते हैं तो। बट अगर आप देखोगे तो पीछे सीन में काला दिख रहा है, तो जो मैं पीछे सीन में काला दिख रहा है ना, बेसिकली अगर आप रियल लाइफ में देखते हो तो हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं जस्ट। तो हमारे पास डायरेक्शन लाइट आ गई। तो अभी क्या होता है जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हम अर्थ में क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, कि हमारे एक अर्थ में एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर वर्क कैसे करता है? बेसिकली एटमॉस्फेयर हमारी सनलाइट के साथ काम करता है। जैसे जैसे हमारा सन सुबह से लेकर शाम तक पहुंचता है, हमारा एटमॉस्फेयर का कलर चेंज हो जाता है। अगर हम 12 बजे देखते हैं तो होता है ना एटमॉस्फेयर ब्लू दिखता है, पर शाम होते होते उसमें एक ब्लू और ऑरेंज का ग्रेडियंट बन जाता है। तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर ओनली। तो इसीलिए हम सीन में एटमॉस्फेयर भी ज़रूर डालेंगे ताकि हम लाइट का डायरेक्शन चेंज करें तो हमें वो सनलाइट का टोन मिलता रहे। तो एटमॉस्फेयर सर्च किया और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही एक सीन में ब्लू टोन आ गया। तो ये दो अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पोस्ट प्रोसेस कभी भूलना नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो पोस्ट प्रोसेस सबसे पहले डालो। मैंने अभी डाला बट कोई नहीं, पोस्ट प्रोसेस सबसे पहले डालना होता है। और जो पोस्ट प्रोसेस सेटिंग्स है सबसे पहले आई थिंक जो सागर ने बता दी होंगी, बट फिर भी मैं एक रिपीट कर देता हूँ। अनबाउंड हमें रखना है पोस्ट प्रोसेस को। फिर सबसे ऊपर आएंगे तो हमें ब्लूम को चेंज करके उसको स्टैंडर्ड से कन्वल्यूशन पे करना है। एक्सपोजर सेटिंग्स को हम रखेंगे मिनिमम मैक्सिमम को 1:1। और यहाँ पे अभी तक सारी सेटिंग्स आप यूज़ नहीं करोगे, जैसा सागर ने बताया। एक्सपोजर कंपनसेशन को नाउ अभी हम विल वर्क ऑन -5 पे, ठीक है, क्योंकि एक्सटर की लाइटिंग है तो -5 पे रख लेना है इसको। ये एक्सपोजर सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर भी हमें चाहिए तो हम इंटेंसिटी इसकी 0 रख लेंगे। एंड द लास्ट सेटिंग, ठीक है, अभी के लिए मैं ये सेटिंग्स रख लो, बाकी सेटिंग्स आगे सीखेंगे हम। तो जैसे ही देखा मैंने एक्सपोजर की वैल्यू चेंज की ना, -5 करते ही मेरा सीन डार्क हो गया। मतलब रखने को आप 0 भी रख सकते हो, पर -5 ही क्यों? क्योंकि सनलाइट और एटमॉस्फेयर का ना मतलब जो बहुत ही इंडस्ट्री लेवल पे जो एपिक गेम्स के इवन जो कंपनी है वो एक्सपोजर को -5 पे रख दी, क्योंकि उससे ना आपको टोन बहुत अच्छा मिलता है डायरेक्शन लाइट और एटमॉस्फेयर का। ना अभी क्या करना पड़ेगा ना, जब भी आप एक्सपोजर को माइनस में लेके जाओगे तो आपको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी चीज़ों की। तो अभी हम जैसे 10-20 रखते थे ना, नाउ वील हैव टू गो लाइक 2000 काइंड ऑफ, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू मैच कि अपने को यही वाला डायरेक्शन मैच कर लेते हैं, ठीक है। स्नैप ही कम कर लेते हैं और ओके। तो सीन में अभी लाइट नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पीछे ये सीन में एक प्लेन है जिसकी वजह से लाइट कवर हो रही है। तो मैं इसको कहता हूँ डिलीट। अब पूरा कवर नहीं हुआ, ठीक है। लेट्स ट्राई टू मैच द सेम एंगल।
ठीक है, काइंड ऑफ दिस आई थिंक जो हम देख सकते हैं कि इसमें सेम ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है और सेम एंगल हमने मैच कर लिया है। तो जो भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन लाइट, स्काई एटमॉस्फेयर, पोस्ट प्रोसेस, इसके ग्रुप में डाल देते हैं। ये आपको रखना ही रखना है। इसका नाम देते हैं लाइटिंग। जब भी आप अनरियल पे काम करो, कोशिश करो कि आप चीज़ों को, लाइट को एक अलग फोल्डर में रखो ताकि आपको ईजिली सिलेक्टेबल और मैनेज करने में ईजी रहे। नाउ अभी हमारी शेडो ना ब्लैक दिखती है क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर तो ब्लू है, बट वो ब्लू कैप्चर नहीं करता कभी भी सीन में। तो देखिए शेडोज में अपने ब्लैक ही है अभी भी, जबकि हमारा एटमॉस्फेयर ब्लू है। और होता है कि जब भी एटमॉस्फेयर ब्लू होता है ना, तो शेडो भी हमें वैसी ही मिलती है। तो अभी कैप्चर करने के लिए क्या चाहिए? अब कैप्चर जो करेगा वो सिर्फ स्काईलाइट कैप्चर करता है। स्काईलाइट का ही काम है जो कैप्चर करना, सीन में रिफ्लेक्शन कैप्चर करना और वो सीन का जीआई को कैप्चर करना। तो अभी हम इसमें स्काईलाइट भी डालेंगे। स्काईलाइट सर्च किया मैंने और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। देखा जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया मेरी शेडोज ब्लू हो गई, करेक्ट। और इसको रियल टाइम, इसको मूवेबल और रियल टाइम कैप्चर ऑन करना मत भूलना स्काईलाइट को। तो देखा एक दूसरे से कितना बड़ा कनेक्शन इनका, डायरेक्शन लाइट, स्काई एटमॉस्फेयर और स्काईलाइट, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। जब तक तीनों लाइट आप सीन में नहीं डालोगे ना, प्रॉपर आपकी लाइटिंग अलग ही टोन में भागेगी। तो अभी मेरे पास ब्लू शेडोज है प्रॉपर। अगर मैं अब चेंज भी करता हूँ डायरेक्शन, लेट्स से मैं, तो देखो शेडोज का भी कलर मेरा वैसा चेंज होता जाएगा। ठीक है, स्काईलाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो जितना आपको जीआई चाहिए। तो लेट्स से 2 और 3, आई थिंक 2.5 बेस्ट। डायरेक्शन लाइट को थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें सॉफ्ट शेडोज पड़ रही है। तो सोर्स एंगल को फुल कर लेते हैं, फुल नहीं इतना नया रहते हैं। एंड आई फील कि डायरेक्शन लाइट की इंसेंसिटी और बढ़ा लेते हैं। थोड़ा जल गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, तो हमने स्काईलाइट डाला, डायरेक्शन लाइट डाला और डायरेक्शन लाइट पर थोड़ा सा बर्नआउट में रखेंगे क्योंकि अगर हम रेफरेंस को देखते हैं तो उसमें भी थोड़ा बर्नआउट होता है। बाकी आप उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हो फोटोशॉप या अदर जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है अपने। तो 3.5 पे भी रख सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अभी अगर हम देखते हैं तो इसमें हमने को टोन मिला हुआ है, एक येलो टोन कहीं ना कहीं समवेयर हमें दिख रहा है इस सीन में। तो अभी हमें जो मेंटेन करना है ना उस टोन को, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। या तो हम डायरेक्शन लाइट से सीधा टेम्परेचर को कर देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, और सेम सेटिंग अपने पास पोस्ट प्रोसेस में भी होती है। सेम पोस्ट प्रोसेस में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो यहाँ से भी आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो और डायरेक्शन लाइट से भी मेंटेन कर सकते हो। तो डायरेक्शन लाइट को अगर मैं जितना 6.5 से नीचे लूँगा ना, तो उतना मेरा सीन येलो होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखा जैसे ही डायरेक्शन लाइट को 5.5 किया ना, 5500, उतना येलो हो गया। अगर मैं इसको 4500 करूँगा तो और येलो हो जाएगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा येलो नहीं होना चाहिए। आप रेफरेंस देखो और रेफरेंस से मैच करो जितना हो सकता है। तो अपनी लाइट एकदम येलो नहीं दिखती, शेडो अपनी वाइट दिखती है और लाइट अपनी येलो दिखती है, करेक्ट। तो आई फील कि ओके 5.5 इज़ मच बेटर सेटिंग, जिसमें अपने को येलो टोन भी मिल रहा है और सीन पे वाइट भी मिल रहा है और हल्का सा ब्लू टोन। ठीक है, तो अभी अगर हम देखते हैं तो ठीक है, हमने डायरेक्शन लाइट डालना सीख लिया, स्काईलाइट भी डाल दी हमने,
इसका एटमॉस्फेयर भी डाला, समझ में आ गया कि ठीक है इसका एटमॉस्फेयर क्या रोल है। तो अभी आप देखें तो देखो एक फॉग दिखता है लास्ट में। कभी भी आप कोई भी डिस्टेंस पे चीज़ होती है ना तो फॉग में दिखती ही दिखती है एक्सटीरियर में। तो जैसे जैसे इसका नाम है फॉग, वैसे ही अनरियल में मिल जाता है अपने को फॉग। जैसा फॉग टाइप करो अपने को फॉग मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग। इसको भी हम बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो और सीन में आपको फॉग दिख जाएगा। ठीक है, फॉग की इंटेंसिटी आप मेंटेन कर सकते हो जितनी आपको बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी है, जितनी हल्की रखोगे उतना बेस्ट है। कलर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना हो चल जाएगा, यहाँ से फॉग का आपका कलर चेंज होता है, आपको कलर रेड या रखना है। अभी सीन में इतना नहीं दिखेगा क्योंकि सीन अपना बहुत डिस्टेंस पे है, बट ठीक है मैं फिर भी इतना रख लेता हूँ बस बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जो है। ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं तो अपने पास कुछ मटेरियल्स मिसिंग है सीन के अंदर, जैसे कि स्टोन मिसिंग है। वो ऐसा काफ़ी बार हुआ कि आपके सारे मटेरियल्स अंदर से कभी मैक्स से कभी नहीं आएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ मिस ज़रूर होगा, क्योंकि मैक्स के कुछ मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ही एडवांस होते हैं जो अंडर सपोर्ट नहीं करता है। बट यही मैं जो आपको मटेरियल दिखा रहा हूँ ना इस इमेज में, इससे अच्छा मटेरियल आपको ब्रिज में मिल जाएगा। तो सेव कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन लेट्स ओपन द ब्रिज। तो ब्रिज में अपने को बेसिकली टाइप करना है स्टोन टाइल, इसको हम स्टोन टाइल बोलेंगे। यहाँ तक सर इसमें हम एनवायरनमेंट लाइट मिक्सर जो है वो यूज नहीं करेंगे क्या? मतलब देखो सेम ही चीज़ पड़ती है, आप अलग अलग चीज़ को डालो या वहाँ से एक बारी में डाल दो, सेम ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से डालते हो। लाइट मिक्सर से डालना चाहो वहाँ से डाल सकते हो। अभी अगर देखो अपना लाइट मिक्सर खोलूँगा ना, ओपन लाइट मिक्सर, सॉरी ये वाला लाइट मिक्सर नहीं है, विंडोज़ के अंदर, और ये है इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर। तो जो डायरेक्शनल लाइट उस स्काईलाइट में डाली थी ना वो भी यहीं पे शो हो रही है, जो जितनी भी चीज़ें मैंने डाली थी वो सब यहाँ पे शो हो रहा है मेरे को। तो आप यहाँ से ऐड करो तब भी आपको यहाँ दिखेंगी, और आप अनरियल से डायरेक्टली ऐड करो तो भी यहाँ पे दिख जाएगी, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अपने को सिमिलर टाइप चाहिए तो लेट्स ट्राई टू फाइंड, और कोशिश करो कि आप मटेरियल भी ना उतना रियलिस्टिक डालो जो रियल लाइफ में हम देखते हैं। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि ठीक है ब्रिक्स होती है तो ब्रिक्स पे कहीं ना कहीं मॉस जमी होती है चीज़ों पे, या डर्ट होती है। कभी भी क्लीन एकदम मटेरियल मत ढूंढो, सीन में यूज़ मत करो, तो सीन उतना रियलिस्टिक लगेगा नहीं तो। अभी इसके देखो टाइलिंग एकदम ही अलग जा रहा है, तो इसको ओपन करते हैं। अब सबसे पहले जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिखता है टाइलिंग के दिखते हैं हमें। तो टाइलिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ की रिपीटेशंस को हम टाइलिंग बोलते हैं, कि टेक्सचर को कितनी बार रिपीटेटिव दिखाना है। तो अभी बहुत टेक्सचर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो जितना मैं रिपीटेशन बढ़ाऊंगा उतना मेरा टेक्सचर छोटा होगा। तो लेट से 5 किया और मेरा टेक्सचर छोटा दिखना चालू हो जाएगा। 10 15 भी रख सकते हैं, 20 रख लेते हैं। ठीक है, 20 थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है कि यार इतना बड़ा टाइल तो होना ही चाहिए, एक्चुअली थोड़ा और छोटा होना चाहिए। हाँ दिस इज़ बेटर। ठीक है, उसके बाद अपने पास है रोटेशन एंगल। रोटेशन आप टेक्सचर का रोटेट करना है तो यहाँ से 0.25 मीन्स 90 डिग्री, 0.5 यानी कि 180 डिग्री। तो 0.25 अगर टेक्सचर रोटेट करना है तो मतलब 90 डिग्री रोटेट करना है तो 0.25 कर दो, टेक्सचर ऑटोमेटिक 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। उसके बाद आता है अपने पास अल्बेडो टिंट और कंट्रोल। अल्बेडो टिंट हो गया बेसिकली यही जो मेरा मटेरियल जो दिख रहा है, मुझे इसी ब्रिक को अगर येलो दिखाना है या फिर ब्लूइश या रेड टोन और ज़्यादा दिखाना है तो उसके लिए हम अल्बेडो टिंट यूज़ कर लेते हैं। बट अपने को टेक्सचर का कलर चेंज नहीं करा, बस उसका ब्राइटनेस सैचुरेशन कंट्रास्ट छेड़ना तो अपने पास यही मिल जाता है। तो मैं इसका टेक्सचर भी चेंज कर सकता हूँ और उसका ब्राइटनेस भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अपना सीन देखूँ तो देखो मेरा ब्रिज थोड़ी ना टाइल्स डार्क लग रही थी, मतलब बाई डिफॉल्ट ये बहुत डार्क है एज़ कम्पेयर टू द अदर टेक्सचर्स।
तो मैं टेक्सचर की ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ 2 3। ठीक है, आई थिंक टेक्सचर रोटेशन वो सेट ही कर लेते हैं जो थी अपने। उसके बाद अपने पास स्पैकुलर रफनेस, मेटालिक की ज़रूरत नहीं है, जब मेटालिक कोई ऑब्जेक्ट बना होगा तब मेटालिक पाएंगे, बट अभी के लिए स्पैकुलर और रफनेस समझ लेते हैं। रफनेस बेसिकली रिफ्लेक्शन की तरह होता है अपना, कि रोड को कितना रिफ्लेक्टिव दिखाना है। जितना पॉइंट पे जाऊँगा रोड मेरा देगा उतना रिफ्लेक्टिव होता जाएगा, और जितना 1 रखूँगा मेरा रोड उतना ही रफ दिखेगा। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेम ही काम करिए, दोनों 0 होंगी तो फुल्ली रफ। बट अगर मैं मिनिमम को 1 करता हूँ ना तो देखो इतना फ़र्क नहीं दिखता, रफ होता बट समवेयर वो फुली रफ तब तक नहीं जब तक दोनों वैल्यूज़ को मैं 1 नहीं कर दूंगा। तो इसलिए मिनिमम मैक्सिमम को साथ साथ लेके चलना होता है। तो मुझे थोड़ा सा रोड कैसे दिखाने की, वो गीला सा है, तो थोड़ा सा वेट फ्लोर के लिए हम इसको 0.3 या 0.35 ले लेते हैं। ठीक है, पर अभी ना मतलब ये ब्रिक जो है बहुत अच्छा खासा डेप्थ होती है इसमें, तो हम नॉर्मल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा ही लेते हैं अपने हिसाब से। तो लेट्स से 5 भी रख सकते हो, जितना आपको चाहिए रखो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं भी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो टेक्सचर बहुत अजीब दिखेगा। ठीक है, तो अपने पास ये भी आ गया। अब पीछे इन लोगों ने एक इमेज भी डाली हुई है, उसको यूज़ कर सकते भी हैं। उसको हाइड करके अपने पास ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है, उसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अपने पास अभी रोड का मटेरियल भी आ गया। अभी लेट्स से मान लो कि यार आपको नहीं गीला गीला जो दिख रहा है ना, ये पैचेस भी चाहिए, तो एक काम करते रोड पे थोड़ा रफ रख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी ब्रिज से डाउनलोड किया है ना, मटेरियल डाउनलोड किया है, एसेट्स डाउनलोड होती हैं, ऐसे इसमें एक नया फीचर होता है डेकेल्स, जो अपने को ब्रिज में मिल जाते हैं, इसको हम डिकेल्स बोलते हैं। तो डिकेल्स पे ये एक स्ट्रैटेजी है बेसिकली, मैं इसको एक ट्रिक की तरह यूज़ कर लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी एक रैंडम पैच उठा लूँगा जो कि दिखना चाहिए एकदम कि हाँ यार गीला पैच दिखना चाहिए कोई भी। ठीक है, तो लेट्स से हम ले सकते हैं कोई रैंडम पैच। आप एक काम भी कर सकते हो कि काम कोई भी हम ना एक्चुअली कोई भी मटेरियल उठा लेता है, करेक्ट, ये दिखता है, तो अपने को कुछ स्पॉट वाला चाहिए जिसमें गैप भी अच्छा खासा हो। ये ले लेते हैं, इसमें अच्छे खासे बड़े बड़े स्पॉट्स हैं, बट कोई स्मूथ वाला मिलता तो और भी अच्छा होता। ये ले लेते हैं, इसमें रैंडम पैच मिल जाएगा अपने को। सेव इमेज, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अनरियल में। अभी के लिए मैं कहीं भी डाल लेता हूँ इसको, नहीं इसको कंटेंट के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ टेक्सचर्स, और उसके अंदर हम रख लेते हैं। और यहाँ से डिकेल्स से कोई भी एक मटेरियल उठा लेते हैं। ठीक है, तो डेकेल्स बेसिकली काम कैसे करता है, आप डेकेल्स के अंदर जो भी चीज़ देखते हो ना ब्रिज में, ना तो वो आपको किसी मैश पे साइन करना है, ना ही कि किसी ऑब्जेक्ट पे, इसको बस सिंपली आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो और एक प्रोजेक्शन की तरह चलता है।
यह प्रोजेक्शन मान लो कि आप किसी भी मटेरियल में या आपके ना किसी बॉक्स पे या दीवार पे एज्यूम कर लेते हैं कि आपको एक नेम प्लेट लगानी थी, आपके पास उसका मटेरियल नहीं है, बट आप हाँ डिकेल्स की तरह उसको यूज़ कर सकते हो, या कोई एक डर्ट का पैच यूज़ कर सकते हो। आपने बहुत अच्छी टेक्सचरिंग नहीं करी है, कोई बात नहीं, पर डिकेल्स से क्या होगा ना, रैंडमली पूरे सीन में कुछ रैंडम पैचेस दे सकते हो, कुछ डर्ट के पैच डाल सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, इसको हमेशा यूज़ करो। तो अभी मैं इस मटेरियल का डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसके बेसिकली जो अल्बीडो है ये चेंज कर लेता हूँ। बट इसका एक प्रॉब्लम है, अभी जो हमने आर्किटेक्चर का टेम्पलेट लिया ना, उसमें देखोगे तो सबके आगे ना वीटी लिखा हुआ है, वीटी वीटी। इसका प्रॉब्लम ये है कि ना जो वीटी लिखा होता है ना, आप इस पर नॉर्मल टेक्स्ट नहीं डाल सकते, कोई भी आप गूगल से जो उठाते हो, क्योंकि वर्चुअल टेक्सचर्स हैं। तो मैं दूसरा काम क्या करूँगा ना, जितने भी आप ब्रिज के मटेरियल्स देख रहे हो, ये सब ब्रिज के मटेरियल्स ना, इनका एक मास्टर मटेरियल होता है जो मैं एम एस प्रीसेट में होता है। तो एम एस प्रीसेट में जाओगे ना, ये सारे मटेरियल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो भी क्विक्सेल यूज़ करता है। तो यहाँ पे भी एक डेकेल का नॉर्मल वाला भी मिल जाएगा हमें। तो देखा यहाँ पे डिकेल, एक यहाँ पे एम एस डिकेल मटेरियल, ऐसे ही डिकेल मटेरियल वीटी। तो मास्टर मटेरियल अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसका कर लेते हैं क्रिएट मटेरियल इंस्टांस। ये इंस्टांस के मैं बताऊँगा आगे चल के कि हम इंस्टांस क्यों यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा मुझे सेम पैरामीटर्स मिलेंगे। अभी बस मैं इसमें अपने मास्क रिप्लेस कर दूँगा। TRO, ये मैंने इसमें मास्क डालते कि मास्क आ गया। इसका मैं रफनेस कर दिया एकदम 0, ताकि अपने को फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिल जाए। इसको डिलीट करते हैं और इसको डालते हैं। देखा, डालते ही ड्रैग एंड ड्रॉप एक रैंडम पैच आ गया। ठीक है, अभी अपने को चाहिए होगा मेटालिक वैल्यूज़ को 1 करेंगे, तो जैसे ही 1 करेंगे वो एकदम प्रॉपर पानी सा हो जाएगा। और इसका नॉर्मल और एल्बिडो में बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी फ्लैटर नॉर्मल डाल सकते हो, एक फ्लैट नॉर्मल बेसिकली। और एल्बिडो के अंदर आप डाल दो ब्लैंक वाइट, वाइट डाल दो बेसिकली वाइट। अभी वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो गया है, तो थोड़ा रफनेस चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ब्लर अपने को मिले। और मेटालिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 0.5 0.8 कलर को ब्लैक ही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया, पैच भी थोड़ी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इन पैचेस को हम एक बड़ा सा पैच करके रैंडमली 4 पे डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे गीले पैचेस मिल जाएंगे। जितना अच्छा पैच जोड़ोगे, उसके लिए मास्क जोड़ोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे रैंडम पैच डाल सकता हूँ पूरे सीन में, ताकि मेरा सीन ऐसा लगे कि सेम टाइल्स रिपीट हो रही हैं पूरे सीन पे। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। आप कोई भी सीन बनाओ, उसमें डिटेल्स यूज़ करो और आपका सीन एकदम रैंडम लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि सारे मीटर्स आपके रिपीटेटिव हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी सीन में जो फॉलेज भी होता है ना, वो फॉलेज कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको। जितना भी आप मैक्स से फॉलेज उठा रहे हो, वो कभी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। उससे कभी मटेरियल्स प्रॉपर नहीं आएंगे, क्योंकि अनरियल का फॉलेज बहुत अलग होता है। तो आपको अगर अपना फॉलेज अच्छा करना है, तो उससे बेटर कि आप अनरियल की लाइब्रेरी ढूंढो, नहीं तो क्विक्सेल ब्रिज पे ना सारे प्लांट्स मिलेंगे अपने को। ठीक है, मैं टाइप करूँगा प्लांट्स, और जैसे प्लांट्स टाइप करोगे, देखो आपको पॉटेड का वो भी मिलेगा, और इवन पॉटेड प्लांट्स के पूरे सारे लाइब्रेरी यहाँ पे
छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, इंटीरियर एक्सटीरियर प्लांट सब मिल जाएंगे। वैसे ही प्लांट ऐड किया मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अपने प्लांट्स लगा देता हूँ। इसको भी डिलीट, अपने प्लांट्स, इसको भी डिलीट। क्योंकि इनका क्वालिटी जो मिलेगा ना वो क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इन प्लांट्स की क्वालिटी। आपको पेड़ चाहिए तो पेड़ की बहुत अच्छी लाइब्रेरी है अपने पास, वो आपको एपिक लॉन्चर पे ही मिल जाएगी, उसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना है। लाइब्रेरी, ट्री, और ट्री की मेरे पास है मेगास कैन यूरोपियन ट्रीज हैवी, ये ट्री डाल देता हूँ मैं। प्रोजेक्ट का नाम क्लास 3 ऐड टू प्रोजेक्ट। उप्स, ये तो डाउनलोड पे दिखा रहा है। हाँ शायद ये डाउनलोडेड पड़ा हुआ मेरे पास। हाँ ये डाउनलोडेड है, तो अपने को बस अभी ये लाइब्रेरी मिल जाएगी। मार्केट प्लेस से जितना फ्री एसेट मिले सब ऐड टू कार्ट कर लो, सब अपना लाइब्रेरी में रख लो, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ट्रीज़ और फॉलेज जितना भी हो कोशिश करो अपना रिप्लेस करना ही करना है आपको, जितने भी फॉलेज हैं सब रिप्लेस अपना करो, क्योंकि आपको और कहीं लाइब्रेरी पर अच्छे ट्रीज़ मिलेंगे ही नहीं जो आपको ब्रिज पे या एपिक लॉन्चर पर मिलेंगे। ठीक है, ये ब्लैक एल्डर की लाइब्रेरी आ गई, इसके नाम से आती है। इसके अब ज्योमेट्रीज में जाते हैं, पिवट पेंटर, और ये सारे ट्रीज़ आ गए अपने पास। कभी कभी हैंग भी हो जाता है इसलिए। हाँ बस मेरी तो क्लास ही ठीक है। तो हमारे पास ये पेड़ भी आ गया, इसको सेव करेंगे और इन ट्रीज़ को डिलीट करके हम अपने ट्रीज़ लगा देते हैं। ओके, ब्लैक दिखा रहा है क्योंकि शायद अभी आया नहीं है। ओह, अभी भी वेरीफाई कर रहा था। ओके, तो जब ये कंप्लीट हो जाए तभी उस ट्री को यूज़ करो, उससे पहले यूज़ नहीं करना। हेलो सर, एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ पूछो। क्विकसेल की जो लाइब्रेरी है, अगर वहाँ से मैं जाता हूँ और 3 4 5 मुझे एक साथ कुछ मटेरियल डाउनलोड करने हैं, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जैसे एक को सेलेक्ट किया, उसे पहले डाउनलोड किया, फिर ऐड किया, ये चीज़ बार बार करनी पड़ेगी? नहीं, एक बार को एक मटेरियल आ गया तो वो हो गया, उसको बार बार नहीं करना है। बट कोई नया मटेरियल करोगे तो नहीं उसके नहीं लिए नहीं, हाँ मतलब नए में, जैसे मैंने 4 5 मतलब कोई जैसे सीन में डाल रहा हूँ कुछ, तो 4 5 मुझे मटेरियल चाहिए, मैंने 4 5 डाउनलोड किए, तो मुझे 5 बार ही ऐड करना पड़ेगा अलग अलग, या ऐसा नहीं कर सकता मैं? एक कैसे? बार ही जो मुझे सब डाउनलोड करना है मैं वो कर लूँ, फिर एक बार ही ऐड क्लिक कर दूँ और सारे मटेरियल आ जाएं?
देखो क्या होता है ना, वो कर तो लोगे बट उसमें क्रैशेस के चांसेस बहुत होते हैं कि आप मल्टीपल मटेरियल को एक साथ आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है फिर आपका सीन या कोई ना कोई एसेट क्रैश हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि आप एक एक करके करो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रीज भी हमने लगा दिया। अभी मैंने एक ही ट्री लगा दिया बट आप और मल्टीपल ट्रीज लगा सकते हो। ठीक है, फिर अपने कैमरे व्यू में जाते हैं तो अपने पास फॉलेज भी अपना अच्छा खासा आ गया। तो देखा अपना, अगर आपका स्किल सेट हो तो आपका सीन रेडी होने में आपको मुश्किल से 1 घंटा में लगेगा रियल में। तो आपको बस अपना हाथ अपना ऐसे सेट करना है कि फटाफट आपको मटेरियल्स पता हो। बेसिकली आपको पता सब होना चाहिए कि अच्छा मुझे यहाँ से ये मटेरियल मिल जाएगा, ये फॉली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बस क्लियर होना चाहिए। जितना आपको क्लैरिटी रहेगी आपको एसेट्स की, उतना आपका सीन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी हम कुछ वुड मटेरियल डाल सकते थे, तो वो चीज़ है। ठीक है, क्लियर है ये लाइटिंग, कोई कन्फ्यूजन?